तुमने कभी सोचा है कि नेटफ्लिक्स इतनी सक्सेसफुल क्यों है जबकि ब्लॉकबस्टर फेल हो गई, या कि स्पॉटिफाई ने म्यूजिक इंडस्ट्री को कैसे ट्रांसफॉर्म कर दिया जबकि रिकॉर्ड लेबल स्ट्रगल कर रहे थे, या कि यूट्यूब क्रिएटर्स अपने बेडरूम से दुनिया भर में फेमस हो जाते हैं जबकि ट्रेडिशनल मीडिया कंपनीज करोड़ों खर्च करके भी ऑडियंस नहीं पकड़ पाते। आज मैं तुम्हें एक ऐसी किताब के बारे में बताने जा रहा हूं जो तुम्हारी डिजिटल वर्ल्ड को देखने का नजरिया कंप्लीटली बदल देगी। भारत आनंद की द कंटेंट ट्रैप। ये किताब तुम्हें बताती है कि क्यों सबसे बेहतरीन कंटेंट होना काफी नहीं है और क्यों ज्यादातर क्रिएटर्स, बिजनेसेस और आर्टिस्ट्स एक फंडामेंटल मिस्टेक कर रहे हैं। वो सोचते हैं कि अगर उनका कंटेंट अच्छा है तो सक्सेस गारंटीड है, लेकिन रियलिटी बिल्कुल उल्टी है। आज मैं तुम्हें वो सीक्रेट बताऊंगा जो हर यूट्यूबर को, हर एंटरप्रेन्योर को, हर किसी को जानना चाहिए जो डिजिटल एज में सक्सीड करना चाहता है। मैं तुम्हें कहानी सुनाता हूं जो भरत आनंद ने अपनी किताब में शेयर की थी। 2000 के दशक में दो न्यूज़पेपर कंपनीज थीं, न्यूयॉर्क टाइम्स और वॉल स्ट्रीट जर्नल। दोनों बेहतरीन जर्नलिज्म कर रहे थे, दोनों की रेपुटेशन वर्ल्ड क्लास थी। जब डिजिटल ट्रांजिशन शुरू हुआ तो दोनों ने अपना कंटेंट ऑनलाइन डालना शुरू किया, लेकिन उनकी स्ट्रैटेजीज बिल्कुल अलग थीं। न्यूयॉर्क टाइम्स ने सोचा हमारा कंटेंट इतना अच्छा है कि लोग पैसे देंगे, तो उन्होंने पे वॉल लगा दिया। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने भी पे वॉल लगाया, लेकिन साथ में कुछ और किया। उन्होंने अपने आर्टिकल्स को इजीली शेयरेबल बनाया। उन्होंने अपने कंटेंट को सर्च इंजिन्स के लिए ऑप्टिमाइज किया। उन्होंने एक इकोसिस्टम क्रिएट किया जहां लोग कंटेंट डिस्कवर कर सकें, शेयर कर सकें, डिस्कस कर सकें। गेस करो किसने बेहतर परफॉर्म किया? वॉल स्ट्रीट जर्नल ने। क्यों? क्योंकि उन्होंने समझा कि कंटेंट अकेला काफी नहीं है, कनेक्शंस मैटर करते हैं। यही है द कंटेंट ट्रैप का कोर मैसेज। भरत आनंद, जो हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में प्रोफेसर हैं और डिजिटल स्ट्रैटेजी के एक्सपर्ट हैं, कहते हैं कि हम सब एक ट्रैप में फंसे हुए हैं। हम सोचते हैं कि अगर हमारा प्रोडक्ट या कंटेंट अच्छा है तो लोग ऑटोमेटिकली आएंगे, लेकिन ये सच नहीं है। डिजिटल वर्ल्ड में कंटेंट सिर्फ एक पीस है, एक बड़े पजल का। असली मैजिक होता है कनेक्शंस में। कैसे लोग तुम्हारे कंटेंट को डिस्कवर करते हैं, कैसे वो शेयर करते हैं, कैसे वो उसके साथ एंगेज करते हैं, कैसे एक यूजर दूसरे यूजर को अट्रैक्ट करता है। आनंद ने एक फैसिनेटिंग कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया है जिसे नेटवर्क इफेक्ट्स कहते हैं। ये आइडिया है कि एक प्रोडक्ट या सर्विस की वैल्यू बढ़ती जाती है जैसे जैसे ज्यादा लोग उसे यूज करते हैं। सोचो व्हाट्सएप के बारे में। जब तुम पहली बार व्हाट्सएप डाउनलोड करते हो और तुम्हारा कोई फ्रेंड उस पर नहीं है तो वो यूजलेस है, लेकिन जैसे जैसे तुम्हारे ज्यादा फ्रेंड्स ज्वाइन करते हैं वो इंक्रीजिंगली वैल्यूएबल होता जाता है। यही नेटवर्क इफेक्ट है और यही वो चीज है जो डिजिटल जायंट्स को इतना पावरफुल बनाती है। अब सोचो यूट्यूब के बारे में। YouTube की सक्सेस सिर्फ इसलिए नहीं है कि उस पर अच्छे वीडियोस हैं। YouTube सक्सेसफुल इसलिए है क्योंकि वहां एक पूरा इकोसिस्टम है। जब तुम एक वीडियो देखते हो तो एल्गोरिथम तुम्हें रिलेटेड वीडियो सजेस्ट करता है। तुम कमेंट्स पढ़ सकते हो, लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। क्रिएटर्स दूसरे क्रिएटर्स को कोलैबोरेट कर सकते हैं। व्यूअर्स एक वीडियो से दूसरे वीडियो पर इजीली जंप कर सकते हैं। ये पूरा नेटवर्क है, सिर्फ कंटेंट का कलेक्शन नहीं। आनंद ने स्पॉटिफाई का ब्रिलियंट एनालिसिस किया है। जब स्पॉटिफाई लॉन्च हुआ तो लोग सोचते थे कि ये सिर्फ एक म्यूजिक स्ट्रीमिंग सर्विस है, लेकिन स्पॉटिफाई ने जो किया वो हॉल ज्यादा था। उन्होंने प्लेलिस्ट्स को सोशल बनाया। तुम अपने फ्रेंड्स के प्लेलिस्ट्स देख सकते हो, शेयर कर सकते हो। उन्होंने एल्गोरिदम्स डेवलप किए जो तुम्हें नया म्यूजिक डिस्कवर करने में हेल्प करते हैं बेस्ड ऑन तुम क्या सुनते हो। उन्होंने आर्टिस्ट्स को डेटा दी कि उनके लिसनर्स कौन है, कहां है। यानी उन्होंने सिर्फ म्यूजिक प्रोवाइड नहीं किया, उन्होंने एक कंप्लीट एक्सपीरियंस क्रिएट किया। और यही वो चीज है जिसने ट्रेडिशनल म्यूजिक इंडस्ट्री को डिसरप्ट किया। मुझे अपनी कॉलेज की एक याद आती है। मेरे एक फ्रेंड ने एक ब्लॉग शुरू किया था। वो बहुत अच्छा लिखता था, जेन्युइनली इंसाइटफुल कंटेंट था, लेकिन उसे कोई पढ़ता नहीं था। वो फ्रस्ट्रेटेड था कि इतना मेहनत करने के बाद भी कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। फिर उसने अप्रोच बदली। उसने सोशल मीडिया पर एक्टिव होना शुरू किया, दूसरे ब्लॉगर्स के साथ एंगेज करना शुरू किया, कमेंट्स रिस्पॉन्ड करने लगा, गेस्ट पोस्ट्स लिखने लगा दूसरी साइट्स पर। स्लोली उसने एक नेटवर्क बिल्ड किया और फिर सडनली उसके ब्लॉग की ट्रैफिक बढ़ने लगी। कंटेंट सेम था लेकिन कनेक्शंस बदल गए थे। यही है द कंटेंट ट्रैप से एस्केप करने का तरीका। रियलाइज करो कि कंटेंट अकेला काफी नहीं है। आनंद ने एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया है, यूजर कनेक्शंस वर्सेस प्रोडक्ट कनेक्शंस। ट्रेडिशनल थिंकिंग ये है कि तुम्हारा प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए, लेकिन डिजिटल एज में यूजर्स के बीच के कनेक्शंस उतने ही इंपॉर्टेंट हैं जितना प्रोडक्ट खुद। फेसबुक की सक्सेस सिर्फ इसलिए नहीं है कि प्लेटफॉर्म अच्छा डिजाइन किया गया है। फेसबुक सक्सेसफुल इसलिए है क्योंकि तुम्हारे फ्रेंड्स वहां हैं। लिंक्डइन की वैल्यू इसमें नहीं है कि उसके फीचर्स क्या हैं, बल्कि इसमें है कि तुम्हारे प्रोफेशनल कॉन्टैक्ट्स वहां हैं। अब बात करते हैं एक और कॉन्सेप्ट की जो आनंद बहुत एम्फसाइज करते हैं,
कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स, यानी वो चीजें जो तुम्हारे मेन प्रोडक्ट को एनहांस करती हैं। आनंद ने Amazon का फैसिनेटिंग एग्जाम्पल दिया। जब Amazon ने किंडल लॉन्च किया तो वो सिर्फ एक ई रीडर नहीं था, वो एक इकोसिस्टम था। किंडल डिवाइस, किंडल स्टोर जहां तुम बुक्स खरीद सकते हो, किंडल ऐप जो तुम किसी भी डिवाइस पर यूज कर सकते हो, क्लाउड स्टोरेज जहां तुम्हारी बुक्स ऑटोमेटिकली सिंक होती हैं। हर एलिमेंट दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहा था और यही Amazon को बुक रीडिंग मार्केट में डोमिनेंट बनाया। सोचो एप्पल के बारे में। आईफोन की सक्सेस सिर्फ हार्डवेयर में नहीं है, वो ऐप स्टोर है, iTunes है, iCloud है, एप्पल म्यूजिक है। सारे प्रोडक्ट्स एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। जितना ज्यादा तुम एप्पल इकोसिस्टम में इन्वेस्ट करते हो, उतना ही हार्डर होता है स्विच करना। यही है स्ट्रेटेजिक थिंकिंग। अकेला प्रोडक्ट मत सोचो, इकोसिस्टम सोचो। आनंद की किताब में एक सेक्शन है जो मुझे पर्सनली बहुत पावरफुल लगा, व्हाई गुड इजंट गुड इनफ। वो एक्सप्लेन करते हैं कि डिजिटल वर्ल्ड में सिर्फ अच्छा कंटेंट होना काफी नहीं है, क्योंकि कंपटीशन इतना ज्यादा है। हर दिन मिलियंस ऑफ ब्लॉग पोस्ट्स पब्लिश होते हैं, थाउजेंड्स ऑफ वीडियोस अपलोड होते हैं, काउंटलेस पॉडकास्ट्स रिलीज होते हैं। इस नॉइज में तुम्हारा कंटेंट चाहे कितना भी अच्छा हो, वो लॉस्ट हो सकता है अगर तुम्हारे पास डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी नहीं है, अगर तुम्हारे पास नेटवर्क नहीं है। आनंद ने बॉलीवुड का भी इंटरेस्टिंग एनालिसिस किया है। उन्होंने कंपेयर किया इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को हॉलीवुड से। इंडियन फिल्म्स ट्रेडिशनली वर्ड ऑफ माउथ पर डिपेंड करती थीं। एक पर्सन दूसरे को बताता था, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जाते थे। लेकिन हॉलीवुड ने एक डिफरेंट मॉडल डेवलप किया, जहां मर्चेंडाइजिंग, वीडियो गेम्स, थीम पार्क्स सब फिल्म के अराउंड बिल्ड होते थे। यानी फिल्म सिर्फ एक स्टैंड अलोन प्रोडक्ट नहीं थी, वो एक पूरे इकोसिस्टम का पार्ट थी। और यही अप्रोच बॉलीवुड भी अब स्लोली अडॉप्ट कर रही है। बुक समरी अड्डा को सब्सक्राइब करो ताकि ऐसी ही और गेम चेंजिंग किताबों की इनसाइट्स तुम तक पहुंच सकें। हर किताब एक नया पर्सपेक्टिव देती है सक्सेस का। अब बात करते हैं एक और फैसिनेटिंग कॉन्सेप्ट की, प्लेटफॉर्म्स वर्सेस प्रोडक्ट्स। आनंद एक्सप्लेन करते हैं कि सबसे सक्सेसफुल डिजिटल कंपनीज प्लेटफॉर्म्स बनाती हैं, सिर्फ प्रोडक्ट्स नहीं। गूगल सिर्फ एक सर्च इंजन नहीं है, ये एक प्लेटफॉर्म है जहां एडवर्टाइजर्स और यूजर्स कनेक्ट होते हैं। Amazon सिर्फ एक रिटेलर नहीं है, ये एक प्लेटफॉर्म है जहां सेलर्स और बायर्स मीट करते हैं। Uber सिर्फ एक टैक्सी सर्विस नहीं है, ये एक प्लेटफॉर्म है जो ड्राइवर्स और राइडर्स को कनेक्ट करती है। प्लेटफॉर्म थिंकिंग का मतलब है कि तुम सिर्फ अपना कंटेंट या प्रोडक्ट प्रोवाइड नहीं कर रहे, तुम दूसरों को भी एनेबल कर रहे हो क्रिएट करने के लिए, कंट्रीब्यूट करने के लिए। YouTube यही करता है, वो सिर्फ वीडियोस होस्ट नहीं करता, वो क्रिएटर्स को एम्पावर करता है अपना कंटेंट बनाने के लिए। Shopify यही करता है, वो एंटरप्रेन्योर्स को एनेबल करता है अपनी ऑनलाइन शॉप्स बनाने के लिए। आनंद ने एक पावरफुल ऑब्जर्वेशन शेयर किया है, द मोर यू गिव अवे द मोर यू गेट बैक। ये काउंटर इंट्यूटिव लगता है, लेकिन डिजिटल वर्ल्ड में ये ऑफन ट्रू होता है। जब तुम अपना कंटेंट फ्रीली शेयर करते हो तो ज्यादा लोग तुम तक पहुंचते हैं, ज्यादा लोग तुम्हें डिस्कवर करते हैं, और उन लोगों में से कुछ इवेंचुअली तुम्हारे पेइंग कस्टमर्स बन जाते हैं या तुम्हारे लॉयल फैंस बन जाते हैं। आनंद ने एक केस स्टडी दी थी एक म्यूजिशियन की, जिसने अपना पूरा एल्बम फ्री में रिलीज किया। लोगों ने सोचा ये क्रेजी डिसीजन है, लेकिन क्या हुआ, एल्बम वायरल हो गया, मिलियंस ने डाउनलोड किया, आर्टिस्ट की पॉपुलैरिटी स्काई रॉकेट हुई, और फिर जब उसने कॉन्सर्ट्स किए तो टिकट सोल्ड आउट हो गए। उसने मर्चेंडाइजिंग से पैसे कमाए, ब्रांड पार्टनरशिप से पैसे कमाए, उसने कंटेंट गिव अवे किया, लेकिन अल्टीमेटली कहीं ज्यादा अर्न किया क्योंकि उसने एक मैसिव फैन बेस बिल्ड किया। यही स्ट्रैटेजी बहुत से यूट्यूबर्स फॉलो करते हैं। वो अपना कंटेंट फ्री में देते हैं, लेकिन फिर वो स्पॉन्सरशिप से, मर्चेंडाइज से, कोर्सेज से, स्पीकिंग गिग से पैसे कमाते हैं। कंटेंट एक लॉस लीडर नहीं है, ये एक फनल है जो लोगों को तुम्हारे इकोसिस्टम में लाता है। आनंद की किताब में एक और क्रिटिकल इंसाइट है, द इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन। डिजिटल वर्ल्ड में कोई भी पहले से नहीं जानता कि क्या काम करेगा। तुम्हें एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है, टेस्ट करना पड़ता है, फेल करना पड़ता है, लर्न करना पड़ता है, और फिर इटरेट करना पड़ता है। नेटफ्लिक्स यही करता है, वो कॉन्स्टेंटली नए शोज ट्राई करता है, डेटा कलेक्ट करता है कि लोग क्या देख रहे हैं, कब पॉज कर रहे हैं, कब स्टॉप कर रहे हैं, और फिर वो उस डेटा को यूज करता है अपने फ्यूचर डिसीजंस गाइड करने के लिए। आनंद ने ब्लॉकबस्टर वर्सेस नेटफ्लिक्स की क्लासिक स्टोरी एनालाइज की है। ब्लॉकबस्टर के पास पहले से एस्टैब्लिश नेटवर्क था, स्टोर्स, इन्वेंट्री, कस्टमर्स, लेकिन जब डिजिटल डिसरप्शन आया तो ब्लॉकबस्टर अपने ओल्ड मॉडल में स्टक रह गया। वो एक्सपेरिमेंट करने में हेजिटेट किया, चेंज करने में स्लो था। नेटफ्लिक्स ऑन द अदर हैंड कॉन्स्टेंटली एक्सपेरिमेंट कर रहा था, पहले डीवीडी रेंटल बाय मेल, फिर स्ट्रीमिंग, फिर ओरिजिनल कंटेंट।
हर स्टेप पर वो टेस्ट कर रहे थे, लर्न कर रहे थे, अडेप्ट कर रहे थे। और आज ब्लॉकबस्टर एग्जिस्ट नहीं करता और नेटफ्लिक्स एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का जायंट है। ये स्टोरी हमें क्या सिखाती है कि पास्ट सक्सेस तुम्हें फ्यूचर में गारंटी नहीं करती, कि तुम्हें कंटिन्यूसली इनोवेट करना पड़ता है, कि तुम्हें कंफर्टेबल होना पड़ता है अनसर्टेनिटी के साथ। डिजिटल एज में जो अडेप्ट करते हैं वो सर्वाइव करते हैं, जो रिजिड रहते हैं वो डिसअपियर हो जाते हैं। अब बात करते हैं एक कॉन्सेप्ट की जो पर्टिकुलरली रिलेवेंट है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, लोकल वर्सेस ग्लोबल। आनंद डिस्कस करते हैं कि कैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ने ज्योग्राफी को इररिलेवेंट बना दिया है कुछ मामलों में, लेकिन दूसरे मामलों में लोकल कंटेंट की डिमांड बढ़ाई है। YouTube पर तुम ग्लोबल ऑडियंस तक पहुंच सकते हो, लेकिन साथ ही रीजनल लैंग्वेज कंटेंट की कंजम्पशन भी ड्रामेटिकली बढ़ी है। हिंदी, तमिल, तेलुगु, बंगाली कंटेंट क्रिएटर्स अपनी नीश ऑडियंसेस के लिए कंटेंट बना रहे हैं और सक्सेसफुली मोनेटाइज कर रहे हैं। आनंद कहते हैं कि ये एक पैराडॉक्स है, ग्लोबलाइजेशन और लोकलाइजेशन साइमल्टेनियसली हो रहे हैं और ये अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है। तुम्हें ये डिसाइड करना है कि तुम ग्लोबल ऑडियंस टारगेट करना चाहते हो या स्पेसिफिक नीश। दोनों वायबल स्ट्रैटेजीज हैं, लेकिन अप्रोच डिफरेंट होगी। मुझे एक इंडियन यूट्यूबर की याद आती है जिसने कुकिंग वीडियोस बनाने शुरू किए अपनी रीजनल लैंग्वेज में। इनिशियली लोगों ने कहा कि इंग्लिश में बनाओ, ग्लोबल ऑडियंस मिलेगी, लेकिन उसने अपनी स्ट्रैटेजी पर स्टिक किया और क्या हुआ, उसकी वीडियोस वायरल हुई उसी रीजन में, उसका फैन बेस इनक्रेडिबली लॉयल बना। ब्रांड्स ने अप्रोच किया क्योंकि उसके पास टारगेटेड ऑडियंस थी। उसने रियलाइज किया कि स्मॉलर बट एंगेज्ड ऑडियंस कहीं ज्यादा वैल्यूएबल है लार्ज बट पैसिव ऑडियंस से। आनंद की किताब का एक और पावरफुल सेक्शन है अबाउट डेटा एंड पर्सनलाइजेशन। वो एक्सप्लेन करते हैं कि डिजिटल वर्ल्ड में सबसे वैल्यूएबल एसेट डेटा है। जितना ज्यादा तुम अपने यूजर्स को जानते हो, उतना बेटर तुम उन्हें सर्व कर सकते हो। नेटफ्लिक्स जानता है तुम क्या देखते हो, Amazon जानता है तुम क्या खरीदते हो, Spotify जानता है तुम क्या सुनते हो, और वो ये डेटा यूज करते हैं पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंसेस क्रिएट करने के लिए। लेकिन यहाँ एक सटल पॉइंट है जो आनंद मेक करते हैं। डेटा सिर्फ कलेक्ट करना काफी नहीं है, तुम्हें इसे इंटेलिजेंटली यूज करना आना चाहिए। बहुत सी कंपनीज डेटा कलेक्ट करती हैं लेकिन उसका इफेक्टिवली यूज नहीं कर पाती। असली मैजिक डेटा को इनसाइट्स में कन्वर्ट करने में है और फिर उन इनसाइट्स को एक्शंस में कन्वर्ट करने में। सोचो अपनी पर्सनल लाइफ में, अगर तुम कंटेंट क्रिएटर हो तो क्या तुम ट्रैक कर रहे हो कि तुम्हारा कौन सा कंटेंट परफॉर्म कर रहा है? क्या तुम एनालाइज कर रहे हो कि तुम्हारी ऑडियंस कौन है, वो क्या पसंद करती है? क्या तुम एक्सपेरिमेंट कर रहे हो डिफरेंट फॉर्मेट्स, डिफरेंट टॉपिक्स के साथ? अगर नहीं तो तुम ब्लाइंड नेविगेट कर रहे हो। डेटा ड्रिवन अप्रोच तुम्हें डायरेक्शन देता है। आनंद की किताब में एक फैसिनेटिंग चैप्टर है अबाउट बंडलिंग एंड अनबंडलिंग। ये आइडिया है कि प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को बंडल करना या अनबंडल करना स्ट्रेटेजिक डिसीजंस है। केबल टीवी बंडल था, तुम्हें सारे चैनल्स मिलते थे एक पैकेज में। नेटफ्लिक्स ने ये अनबंडल किया, तुम सिर्फ वो सिलेक्ट कर सकते हो जो तुम देखना चाहते हो। लेकिन फिर नेटफ्लिक्स ने अपना कंटेंट बंडल किया, एक सब्सक्रिप्शन में सब कुछ। स्पॉटिफाई ने म्यूजिक को बंडल किया, एक सब्सक्रिप्शन में अनलिमिटेड म्यूजिक। लेकिन आईट्यून्स ने अनबंडल किया था, तुम इंडिविजुअल सॉन्ग्स खरीद सकते थे। तो बंडलिंग अच्छी है या अनबंडलिंग? आनंद कहते हैं कि इसका कोई एब्सोल्यूट आंसर नहीं है। ये डिपेंड करता है तुम्हारी स्ट्रैटेजी पर, तुम्हारी ऑडियंस पर, तुम्हारे कंपटीशन पर। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि तुम कॉन्शियसली ये डिसीजन लो, ना कि डिफॉल्ट में चले जाओ। अब बात करते हैं एक कॉन्सेप्ट की जो आनंद बहुत एम्फसाइज करते हैं, रिमूविंग फ्रिक्शन। डिजिटल सक्सेस ऑफन इस बात में होती है कि तुम यूजर एक्सपीरियंस को कितना सीमलेस बना सकते हो। Amazon ने वन क्लिक ऑर्डरिंग डेवलप किया क्योंकि उन्होंने रियलाइज किया कि चेकआउट प्रोसेस में हर एक्स्ट्रा स्टेप कुछ कस्टमर्स को लूज करता है। Netflix ने ऑटो प्ले फीचर ऐड किया ताकि तुम्हें मैन्युअली नेक्स्ट एपिसोड सिलेक्ट नहीं करना पड़े। Spotify ने ऑफलाइन डाउनलोडिंग एनेबल किया ताकि नेटवर्क इश्यूज कंटेंट कंजम्पशन में बैरियर न बने। हर छोटी फ्रिक्शन जो तुम रिमूव करते हो वो यूजर एक्सपीरियंस को इंप्रूव करती है और एंगेजमेंट बढ़ाती है। सोचो अपने प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में, कहां फ्रिक्शन पॉइंट्स हैं, कहां यूजर्स स्ट्रगल करते हैं, कैसे तुम उन्हें स्मूदर बना सकते हो। आनंद की किताब का एक और पावरफुल मैसेज है कम्युनिटी बिल्डिंग। वो कहते हैं कि सबसे सक्सेसफुल डिजिटल प्रोडक्ट्स वो हैं जो कम्युनिटीज क्रिएट करती हैं। रेडिट कम्युनिटी बिल्ड करता है डिफरेंट टॉपिक्स के अराउंड। डिस्कॉर्ड गेमिंग कम्युनिटीज के लिए प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। पेट्रियन क्रिएटर्स और फैंस के बीच डायरेक्ट कनेक्शन एनेबल करता है। जब तुम एक कम्युनिटी बिल्ड करते हो तो तुम सिर्फ कस्टमर्स नहीं बना रहे,
तुम एडवोकेट्स बना रहे हो। कम्युनिटी मेंबर्स एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे को हेल्प करते हैं, तुम्हारे प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं। ये ऑर्गेनिक ग्रोथ क्रिएट करता है जो पेड मार्केटिंग से कहीं ज्यादा पावरफुल है। मुझे एक स्टार्टअप की याद आती है जिसने एक नीश प्रोडक्ट बनाया था डेवलपर्स के लिए। उन्होंने सिंपली अपना प्रोडक्ट लॉन्च नहीं किया और एड्स चलाए। उन्होंने पहले एक कम्युनिटी बिल्ड की, एक डिस्कॉर्ड सर्वर जहां डेवलपर्स अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस कर सकते थे, एक दूसरे को हेल्प कर सकते थे। स्लोली उस कम्युनिटी ने ग्रो किया, ट्रस्ट बिल्ड हुआ और फिर जब उन्होंने अपना प्रोडक्ट लॉन्च किया, उनके पास ऑलरेडी एक एंगेज्ड ऑडियंस थी जो एक्साइटेड थी प्रोडक्ट को ट्राई करने के लिए। कम्युनिटी फर्स्ट अप्रोच ने उनकी सक्सेस को ड्रामेटिकली एक्सेलरेट किया। आनंद की किताब में एक सेक्शन है अबाउट टाइमिंग। वो डिस्कस करते हैं कि मार्केट में एंट्री की टाइमिंग कितनी क्रिटिकल होती है। बहुत से लोग सोचते हैं कि फर्स्ट मूवर्स एडवांटेज हमेशा बेस्ट है, लेकिन आनंद शो करते हैं कि ये हमेशा ट्रू नहीं है। समटाइम्स दूसरी या तीसरी कंपनी जो मार्केट में एंटर करती है वो ज्यादा सक्सेसफुल होती है क्योंकि उसने फर्स्ट मूवर्स की मिस्टेक से सीखा है। गूगल पहला सर्च इंजन नहीं था, याहू, अल्टा विस्टा और कई और पहले आए थे। फेसबुक पहला सोशल नेटवर्क नहीं था, फ्रेंडस्टर और माईस्पेस पहले थे। लेकिन गूगल और फेसबुक ने अपने प्रेडिसेसर्स की वीकनेसेस को आइडेंटिफाई किया और बेटर प्रोडक्ट्स बिल्ड किए। तो लेसन ये नहीं है कि तुम्हें हमेशा पहले होना है, लेसन ये है कि तुम्हें बेहतर होना है। अब बात करते हैं एक कॉन्सेप्ट की जो मुझे पर्सनली बहुत वैल्यूएबल लगी, असिमेट्रिक कंपटीशन। आनंद एक्सप्लेन करते हैं कि डिजिटल वर्ल्ड में छोटे प्लेयर्स बड़े जायंट्स को बीट कर सकते हैं अगर वो स्मार्टली कंपीट करें। तुम्हें डायरेक्टली कंपीट नहीं करना है जहां बड़ी कंपनी स्ट्रांग है, तुम्हें ऐसी नीश ढूंढनी है जहां तुम एडवांटेज रख सकते हो। व्हाट्सएप ने टेलीकॉम कंपनीज को डिसरप्ट किया, लेकिन उन्होंने डायरेक्टली कंपीट नहीं किया वॉइस कॉल्स में इनिशियली। उन्होंने मैसेजिंग पर फोकस किया जो टेलीकॉम कंपनीज निग्लेक्ट कर रहे थे। स्लोली जैसे जैसे उनका यूजर बेस बढ़ा, उन्होंने वॉइस कॉल्स भी ऐड किए, लेकिन उन्होंने वहां से शुरुआत की जहां वो कम रेजिस्टेंस फेस करते। यही स्ट्रेटेजिक थिंकिंग है। अपनी बैटल्स चूज करो, सीधे जायंट से मत भिड़ो जहां वो स्ट्रॉन्गेस्ट है। ऐसी टेरिटरी ढूंढो जहां तुम एडवांटेज बिल्ड कर सकते हो। आनंद की किताब का लास्ट मेजर मैसेज जो मैं शेयर करना चाहता हूं, लॉन्ग टर्म थिंकिंग। डिजिटल वर्ल्ड में इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की कल्चर है, वायरल होना, ओवरनाइट सक्सेस, क्विक मनी। लेकिन आनंद एम्फसाइज करते हैं कि सस्टेनेबल सक्सेस लॉन्ग टर्म थिंकिंग से आती है। कंपनीज जो जेन्युइनली सक्सेसफुल हुई हैं, उन्होंने ईयर्स इन्वेस्ट किए हैं अपने प्लेटफॉर्म्स बिल्ड करने में, अपनी ऑडियंसेस ग्रो करने में, अपने इकोसिस्टम्स डेवलप करने में। Amazon ने ईयर्स तक प्रॉफिट सैक्रिफाइस किए ग्रोथ के लिए। नेटफ्लिक्स ने ओरिजिनल कंटेंट में बिलियंस इन्वेस्ट किए बिफोर वो प्रॉफिटेबल हुआ। दीज weren't शॉर्ट टर्म प्लेस, ये लॉन्ग टर्म बेट्स थे। और यही अप्रोच तुम्हें भी अडॉप्ट करनी चाहिए। क्विक विंस के पीछे मत भागो, सस्टेनेबल वैल्यू क्रिएट करो। जब मैंने पहली बार तक कंटेंट ट्रैप पढ़ी तो मेरी पूरी थिंकिंग बदल गई डिजिटल वर्ल्ड को देखने की। मुझे रियलाइज हुआ कि मैं भी उसी ट्रैप में फंसा था। मैं सोचता था कि अगर मैं अच्छा कंटेंट बनाऊंगा तो ऑटोमेटिकली सक्सेस आएगी। लेकिन आनंद ने मेरी आंखें खोल दी कि कंटेंट तो बस शुरुआत है, असली गेम कनेक्शंस में है, नेटवर्क्स में है, इकोसिस्टम्स में है। तो आज से, अभी से अपनी स्ट्रैटेजी को रीथिंक करो। सिर्फ कंटेंट पर फोकस मत करो, सोचो कि तुम कैसे कनेक्शंस बिल्ड कर सकते हो। सोचो कि तुम कैसे नेटवर्क इफेक्ट्स क्रिएट कर सकते हो। सोचो कि तुम कैसे एक इकोसिस्टम डेवलप कर सकते हो अपने कंटेंट या प्रोडक्ट के अराउंड। सोचो कि तुम कैसे एक्सपेरिमेंटेशन कल्चर बिल्ड कर सकते हो। सोचो कि तुम कैसे डेटा यूज कर सकते हो स्मार्टर डिसीजंस लेने के लिए। सोचो कि तुम कैसे कम्युनिटी बिल्ड कर सकते हो सिर्फ ऑडियंस की बजाय। द कंटेंट ट्रैप सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक ब्लूप्रिंट है डिजिटल एज में सक्सेस अचीव करने का। ये तुम्हें दिखाती है कि रूल्स बदल गए हैं और अगर तुम उन पुराने रूल्स को फॉलो करते रहोगे तो तुम पीछे रह जाओगे। ये तुम्हें सिखाती है कि नई दुनिया में कैसे सोचो, कैसे स्ट्रैटेजाइज करो, कैसे कंपीट करो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये तुम्हें याद दिलाती है कि अपॉर्चुनिटी अभी भी बहुत है। डिजिटल वर्ल्ड अभी भी इवॉल्व कर रही है। नए प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं, नई टेक्नोलॉजीज डेवलप हो रही हैं, नई पॉसिबिलिटीज क्रिएट हो रही हैं। अगर तुम स्मार्ट हो, स्ट्रेटेजिक हो और विलिंग हो सीखने और अडेप्ट करने के लिए, तो तुम इस वर्ल्ड में इनक्रेडिबल सक्सेस अचीव कर सकते हो। तो कंटेंट ट्रैप से बाहर निकलो, कनेक्शंस बिल्ड करो, नेटवर्क्स क्रिएट करो, इकोसिस्टम्स डेवलप करो
और देखो कि कैसे तुम्हारी डिजिटल जर्नी ट्रांसफॉर्म होती है। यही है भारत आनंद की द कंटेंट ट्रैप की असली पावर। ये तुम्हें सिखाती है कि डिजिटल वर्ल्ड में सक्सेस का फॉर्मूला क्या है, और वो फॉर्मूला सिर्फ ग्रेट कंटेंट नहीं है,